हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इस चैप्टर में हम क्या नया पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम मेनली दो चीज़ें नई पढ़ेंगे। इससे पहले जितने भी आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, यहाँ तक के सिलेबस में आपने 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ी है, तो वो ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ा है। एक्सेप्ट आपने मोशन इन ए प्लेन में थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा था। अब हम इस चैप्टर में रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, जो आपने पहले नहीं पढ़ी है। सेकेंड, अभी तक आपने साइज ऑफ द बॉडी को कंसीडर नहीं किया था। साइज ऑफ बॉडी को आपने इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, तो इस चैप्टर में हम साइज ऑफ बॉडी को भी इंपॉर्टेंस देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिजिड बॉडी की डेफिनेशन लिखते हैं। रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी होती है एक ऐसी बॉडी जिसमें सेपरेशन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, इज फिक्स्ड। A body in which separation between, ये B/W का मतलब है between particles of body is fixed, जिसमें बॉडी के पार्टिकल्स के बीच में जो सेपरेशन है वो कांस्टेंट रहे, वो किसी भी सिचुएशन में चेंज ना हो, कोई भी दो पार्टिकल के बीच की सेपरेशन। ओके, अब हम 3 डिफरेंट सिचुएशन कंसीडर करते हैं। पहली सिचुएशन है जिसमें ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर एक मास m है और ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। तो ये क्या है? ये ट्रांसलेशनल मोशन है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरे केस में इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक स्फीयर है जो रोल कर रहा है, इस तरह से रोल करते हुए नीचे भी जा रहा है। तो दो तरह की मोशन है, एक तो ऐसे रोल कर रहा है रोटेशनल मोशन, और वो नीचे भी जा रहा है रोल करके फिर ऐसे, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये किसका एग्जाम्पल है? रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जाम्पल है ये, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। तीसरा, सीलिंग फैन। आपके घर में आपने फैन देखा होगा, सीलिंग फैन, छत वाला पंखा जो आपके घर में है, उसमें क्या होता है? सिर्फ रोटेशन होता है, उसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं होता। तो ये रोटेशनल मोशन का केस है, रोटेशनल मोशन। तो इस तरह से कि कोई बॉडी की ओनली ट्रांसलेशनल मोशन भी हो सकती है, ओनली रोटेशनल मोशन भी हो सकती है, और रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन भी हो सकती है। तो इस तरह से हमारे पास तीनों तरह की सिचुएशंस होंगी इस चैप्टर में, और तीनों तरह की सिचुएशंस पे हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम एक नया कॉन्सेप्ट डिफाइन करने जा रहे हैं, उसका नाम है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या है? आपके पास जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये पेन है, इसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल हैं, मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलकर ये पेन बना है। मान लीजिए इसमें 1 लाख पार्टिकल हैं, और आप इसकी मोशन को अगर आप स्टडी करना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 लाख पार्टिकल की मोशन को आपको स्टडी करना पड़ेगा। उससे जो रिजल्ट आएंगे उनको वेक्टर सम करना पड़ेगा। एक पार्टिकल के लिए 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो 1 लाख पार्टिकल के लिए कितनी होंगी? 3 लाख इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपको 3 लाख इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करनी पड़ेगी। उससे आप एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम ये सब कैलकुलेट करोगे, और रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए फिर सभी का वेक्टर सम करोगे। तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क है, बहुत मुश्किल टास्क है। क्लास 11th के बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या करें? तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं सेंटर ऑफ मास का।
सेंटर ऑफ मास क्या कॉन्सेप्ट है क्या? सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होगा इस बॉडी पर कहीं भी, जहां पर अगर हम इस बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड मान लें उस पॉइंट पर, तो जो आपके पास रिजल्ट आएंगे, जो भी पैरामीटर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, वो जो रिजल्ट आएंगे इस बॉडी का पूरा मास उस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मानने से, वो वही आएंगे जो कि हम इंडिविजुअल पार्टिकल का निकाल के, जैसे हमने इंडिविजुअल पार्टिकल इसमें 1 लाख माना था, इंडिविजुअल पार्टिकल के निकाल के वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, ये सब, और फिर उनका वेक्टर सम करके जो रिजल्ट आना चाहिए। ओके, तो सेंटर ऑफ मास से वही रिजल्ट आएगा जो कि इंडिविजुअल पार्टिकल का आपको निकाल के वेक्टर सम करके आता है। तो इससे क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करने से आपको इतनी सारी इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व नहीं करनी पड़ेंगी। तो हम सेंटर ऑफ मास को पहले डिफाइन करते हैं। सेंटर ऑफ मास, हम आगे इसको COM से लिखेंगे हर जगह, पूरा हम सेंटर ऑफ मास बार बार नहीं लिखेंगे, हम COM लिखेंगे। ओके, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, COM ऑफ ए system of particles is that point which move in the same way, is that point which move in the same way, in the same way in which a single particle having the total mass of the system, in which a single particle having the total mass of this system, having the total mass of the system लिख लो या बॉडी लिख लो, जो आपको ठीक लगे, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। Having the total mass of the system acted upon by same external force, acted upon by same external force would move। तो ये है डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास की। अब हम इसको इक्वेशन से कैसे लिखें? तो इक्वेशन से लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी बॉडी मान लेते हैं जिसमें सिर्फ 2 ही पार्टिकल हैं, और पहले हम 1 डायमेंशन में बात करते हैं। 1 डायमेंशन, तो 1 डायमेंशन में कोई भी एक एक्सिस लेना है, मान लीजिए हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, यहां पर ओरिजिन ले लेते हैं 0। तो बॉडी के पास 2 पार्टिकल हैं, हम मान लेते हैं, एक है मास m1 जो पोजीशन x1 पर है, एक मास m2 है जो x2 पोजीशन पर है। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज x, मैं कैपिटल X से लिख रहा हूं इसको, ये होगा m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। ये 2 पार्टिकल हैं, अगर मान लीजिए n पार्टिकल हैं, फॉर n पार्टिकल, तो x क्या हो जाएगा, ये होगा m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू प्लस mn xn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn। और आप इसको लिख सकते हो समेशन i इक्वल टू 1 to n mi xi डिवाइड बाय समेशन i इक्वल टू 1 to n mi। ये समेशन वर्ड है, इसका क्या मतलब है, पहले i की वैल्यू 1 लिखो, m1 x1
फिर प्लस, समेशन का मतलब प्लस करना, फिर i की वैल्यू 2 रखो, m2 x2, फिर प्लस i की वैल्यू 3 लिखो, m3 x3, और लास्ट में i की वैल्यू n लिखो तो प्लस mn xn। डिवाइड बाय ऐसे ही i की वैल्यू 1 m1 प्लस i की वैल्यू 2 m2, लास्ट में i की वैल्यू n mn। तो इस तरह से समेशन यूज करते हैं। तो ये हो गया कि हम वन डायमेंशन में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे फाइंड आउट करें। अब बात करते हैं टू डायमेंशन की। टू डायमेंशन यानी जिसमें दो कोऑर्डिनेट एक्सिस हों, कोई भी दो, मान लीजिए हम एक्स वाई ले लेते हैं, आप एक्स वाई ले सकते हो, वाई जेड ले सकते हो, आपकी मर्जी है। और जो दो पार्टिकल हैं, मान लीजिए अभी भी आपके पास जो बॉडी है उसमें दो ही पार्टिकल हैं, तो एक के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरे के जिसका मास m2 है उसके हैं x2 y2। m1 के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, m2 के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x कोऑर्डिनेट होगा m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट होगा m1 y1 प्लस m2 y2 बाय m1 प्लस m2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास आर x, y। तो ये जो x और y की वैल्यू होगी वो क्या होगा? जो पॉइंट आएगा वो सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट करेगा। ये टू डायमेंशन में इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। फिर थ्री डायमेंशन की बात करते हैं। थ्री डायमेंशन में तीन कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड। तो एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया, इस तरह से लिख देंगे हम समेशन i इक्वल टू 1 to n mi xi डिवाइड बाय समेशन i इक्वल टू 1 to n mi। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट होगा समेशन i इक्वल टू 1 to n mi yi डिवाइड बाय समेशन i इक्वल टू 1 to n mi, और z कोऑर्डिनेट होगा समेशन i इक्वल टू 1 to n mi zi डिवाइड बाय समेशन i इक्वल टू 1 to n mi, ओनली mi आएगा यहाँ पर। ओके, जैसे वन डायमेंशन में एक कोऑर्डिनेट था x, टू में दो कोऑर्डिनेट थे x y, x1 y1 x2 y2। तो थ्री डायमेंशन में तीन कोऑर्डिनेट होंगे x y और z। तो मैं यहां लिखूंगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास आर x y z। तो आपको न्यूमेरिकल में ये x1 y1 x2 y2 और m1 m2 ये वैल्यूज दी हुई मिलेंगी, आपको आंसर निकालना है ये वैल्यूज रख के। और भी कुछ तरह के न्यूमेरिकल सेंटर ऑफ मास पे बनते हैं, वो भी आपको करवाए जाएंगे। ये तो था अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हो मासेस के। उसके बजाय अगर मासेस का आपको पोजीशन वेक्टर दिया हो तो क्या करोगे आप? मान लीजिए आपके पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और ये एक मास mi है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं xi, yi, zi। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? ये बनेगा, ये ओरिजिन से होके जाएगा तो ये इसका पोजीशन वेक्टर मैं ri से लिख देता हूं। तो पोजीशन वेक्टर हमने वेक्टर्स वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार आप वेक्टर्स का टॉपिक देख लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर
तो ये कोई मास एम आई है, फॉर एनी मास एम आई पोजीशन वेक्टर आर आई क्या होगा, वो होता है एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप। ये होता है पोजीशन वेक्टर अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हो जाएगा वेक्टर आर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का, हम उसको वेक्टर आर से लिख देते हैं कैपिटल से। ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब मैं एक्स वाई जेड की ये वैल्यूज रख दूंगा, एक्स की ये वैल्यू, वाई की ये वैल्यू और जेड की ये वैल्यू। तो वेक्टर आर इक्वल टू एक्स की ये वैल्यू रख रहा हूं मैं, समेशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई, समेशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई कैप, एक्स आई कैप, एक्स की वैल्यू रख दी, साथ में ये आई कैप लगा दिया। अब वाई की वैल्यू, ये वैल्यू वाई की रख दो यहां पर, समेशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई वाई आई डिवाइड बाय समेशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई जे कैप, फिर जेड की वैल्यू रख दो, समेशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई जेड आई डिवाइड बाय समेशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई के कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये वैल्यूज रख दी हमने। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर में सभी के क्या है, समेशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई, ये एलसीएम आ गया, तो ऊपर बचेगा समेशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई एक्स आई प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई वाई आई प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई जेड आई। तो वेक्टर आर इक्वल टू, डिनोमिनेटर में मैं ये यूं क्यों रख रहा हूं, समेशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई, ये हो जाएगा समेशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई, ये कॉमन ले लिया मैंने, तो इसमें बचेगा, ये आई कैप, यहाँ जे कैप और यहाँ के कैप, ये हम लिखना भूल गए थे, यहाँ आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप, ये भी आएगा। तो अगर न्यूमरेटर में मैं तीनों टर्म में समेशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई कॉमन ले लूँ, तो इसमें क्या बचेगा, एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप, और इसमें क्या बचेगा, जेड आई के कैप। अब ये जो आपका है डिनोमिनेटर में है समेशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई, ये क्या है, आई की वैल्यू 1 रखो m1 प्लस आई की वैल्यू 2 रखो m2, n तक रखते जाओ तो लास्ट में आई की वैल्यू n रखोगे तो mn। तो ये किसके इक्वल है, इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn, यानी सम ऑफ मासेज ऑफ ऑल पार्टिकल। इसको हम कैपिटल M से लिखेंगे, तो कैपिटल M क्या रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ मासेज ऑफ ऑल पार्टिकल, यानी टोटल मास ऑफ द बॉडी। अब इस फॉर्मूले को हम देखें, ये जो ब्रैकेट में टर्म है ये वाली एक्स आई आई कैप वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप,
ये क्या है, ये तो RI है वेक्टर, तो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पर। तो वेक्टर R इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to n mi RI डिवाइड बाय समेशन I इक्वल टू 1 to n mi। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल दिया हुआ हो तो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, m1r1 प्लस m2r2 अप टू mn_rn, m1r1 प्लस m2r2, n की वैल्यू रखी मैंने पहले 1 फिर 2 अप टू n, mn_rn, और नीचे भी m1, n की वैल्यू 2, m2 अप टू mn। तो ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये यहां तक हमने जो भी डिस्कस किया है, इसमें जो मासेस हैं m1, m2, m3 अप टू mn, इन सभी की अपनी फिक्स्ड पोजीशन है। मान लीजिए कि m1 यहाँ है, m2 यहाँ है, m3 यहाँ है, तो ये क्या है, ये डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसको, डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ये पेन है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। एक रोड है, वो कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। सर्कुलर प्लेट है कोई भी, आपके पास आपके हाथ में जो पेन है वो भी एक कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है। तो कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे वो डिस्कस करते हैं। चलिए, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ ए continuous mass distribution। ओके, continuous mass distribution के केस में कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास आर गिवन by x इक्वल टू 1 बाय m इंटीग्रेशन x dm। m क्या है, टोटल मास ऑफ द बॉडी, इसके इक्वल है। y कोऑर्डिनेट होगा 1 बाय m इंटीग्रेशन y dm, और z होगा 1 बाय m इंटीग्रेशन z dm। अब आपको लग रहा होगा सर इसमें तो वैल्यूज रखना था, बहुत आसान था, ये क्या बता दिया आपने। तो बच्चे अभी आपको अपना पेशेंस लूज नहीं करना है, आप थोड़ा सा वेट करो। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन के, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से ये समझ आ जाएगा। तो इसमें भी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड, आर एक्स वाई जेड। अब एक केस में अगर मान लीजिए आप अपना ओरिजिन ही सेंटर ऑफ मास पर ले लेते हैं, आप क्या करते हैं, इफ ओरिजिन इज एट सेंटर ऑफ मास, तो ये एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, 0 0 0, तीनों 0 के इक्वल होंगे, यानी सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 0 0। तो तब इससे क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन से इंटीग्रेशन x dm इक्वल टू 0, इससे आएगा इंटीग्रेशन y dm इक्वल टू 0, क्योंकि इधर 0 है तो ये 0 इंटू m इधर आके 0, तो इंटीग्रेशन x dm इक्वल टू 0। इसी तरह इंटीग्रेशन y dm इक्वल टू 0 और इंटीग्रेशन z dm इक्वल टू 0। अभी आपको कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिर्फ इतना ही समझना है, जब मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अभी मैं जो करवा रहा हूं आपको, आप उसको ध्यान से कीजिए।
स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये क्लास 11 का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कॉन्फिडेंस आने में स्टूडेंट्स को काफ़ी टाइम लगता है। वो इसलिए नहीं कि ये बहुत मुश्किल है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये बहुत डिफरेंट है बाकी चैप्टर्स जो अभी तक आपने पढ़े हैं उनसे। तो इसलिए प्लीज़ इस चैप्टर को आप अच्छे से समझिए। आपको एक बार में नहीं समझ आ रहा, आप वीडियो को बैक करके दोबारा देखिए, फिर अच्छे से समझिए। और इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगता है, तो आपको अच्छे से समझेंगे तो उतना ही जल्दी आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा इस चैप्टर में। तो प्लीज़ इस चैप्टर को आप बहुत सीरियसली लीजिए। तो हमने कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करना है ये डिस्कस कर लिया है। अब बात आती है कि अगर ये तो था, पोजीशन दी है अगर इंडिविजुअल पार्टिकल की, तो आप सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे निकालें। आपको एक्स आई वाई आई जेड आई दिए हैं, तो आप कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कैसे निकालें वो आपने देखा। अब बात करते हैं कि अगर इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी दी है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे निकालें। अगर इंडिविजुअल पार्टिकल की एक्सेलरेशन दी है तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन कैसे निकालें। तो ये सब हम करेंगे अभी। तो मैं इसको अब इरेज कर रहा हूँ, इधर से इरेज करके शुरू करता हूँ मैं, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी, तो मैं इधर इरेज करना शुरू करता हूँ। तो अब हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के लिए आपके पास है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये है वेक्टर r इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 to n mi ri डिवाइड बाय समेशन i इक्वल टू 1 to n mi। ये वाली इक्वेशन लिख दी मैंने। तो यहां से वेक्टर r इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है ये किसके इक्वल है, कैपिटल M के इक्वल है। ओके, तो आप इसको लिख सकते हो m1 r1 प्लस m2 r2 अप टू mn rn, और डिवाइड बाय जो क्या है समेशन i इक्वल टू 1 to n mi, ये किसके इक्वल है, कैपिटल M के, तो डिवाइड बाय कैपिटल M। तो ये M मैं इधर ले जाता हूं, तो m r इक्वल टू, ये r क्या है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, इट इज m1 r1 प्लस m2 r2 अप टू mn rn। क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, तो मैं यहां पर एक सबस्क्रिप्ट लगा देता हूं cm मतलब सेंटर ऑफ मास के लिए। तो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप अकेला r भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आइडेंटिफाई करने में इजी रहता है इसे। ओके, अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं और इसको 2, इसको 3। तो m डी आर सेंटर ऑफ मास बाय डी टी इज इक्वल टू m1 dr1 by dt प्लस m2 dr2 by dt अप टू mn drn by dt। dr by dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो ये हो गया m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 dr1 by dt क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, प्लस m2 dr2 by dt होगा वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल, अप टू mn vn। ओके, अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख देता हूं। तो m इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, तो ये क्या होगा, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास
इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, m1v1 क्या होगा p1, m2v2 होगा p2 प्लस mn होगा pn। तो इसी मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। और यही मैंने आपको बताया था जब मैंने सेंटर ऑफ मास को डिफाइन किया था। मैंने कहा था कि सेंटर ऑफ मास पर अगर टोटल मास हम कंसीडर कर लें तो मोमेंटम एक्सेलरेशन वही आएगा जो कि इंडिविजुअल पार्टिकल का कैलकुलेट करके उनके वेक्टर सम से वैल्यू आएगी। तो यहां पर वही आ रही है वैल्यू। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगी, ये आएगी m1v1 प्लस m2v2 अप टू mnvn डिवाइड बाय, ये मास इधर जाके नीचे चला जाएगा यहां पर, ठीक है, ये मास इधर नीचे चला जाएगा कैपिटल M, और कैपिटल M को मैं लिख देता हूं क्या, कैपिटल M को मैं लिख देता हूं m1 प्लस m2 अप टू mn, m1 प्लस m2 अप टू mn। तो ये इक्वेशन नंबर 6। तो यहां से आपको क्या पता चलता है, अगर इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी दी हो तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस इक्वेशन से निकलेगी। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो मैं अब इसको इरेज कर देता हूं इधर से। ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट 4 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा m एंड d वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बाय dt इज इक्वल टू m1 dv1 बाय dt प्लस m2 dv2 by dt up to mn dvn by dt। dv by dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, a इक्वल टू dv by dt आपने पढ़ा है, तो ये हो गया m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 एंड a1, m1 इंटू a1 है dv1 बाय dt, एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, प्लस m2 a2 अप टू mn an। मैं इसको इक्वेशन नंबर 7, इसको 7 लिख देता हूं, इसको मुझे इक्वेशन नंबर देने की जरूरत नहीं है। और m इंटू ए क्या होता है, फोर्स, F इक्वल टू एम ए, सो नेट फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास इज व्हाट, ये नेट फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल m1 a1 क्या होगा F1, m2 a2 F2 क्या होगा नेट फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल, एंड इस तरह से ये होगा Fn। सो यू सी नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन इंडिविजुअल पार्टिकल। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब एक्सेलरेशन कैसे आएगी, इस इक्वेशन से आएगी। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये आएगा m1 a1 प्लस m2 a2 अप टू प्लस mn an डिवाइड बाय, ये m इधर जाके नीचे चला जाएगा। मैं इस m को क्या लिख देता हूं, जैसे यहां लिखा था m1 प्लस m2 अप टू mn, तो मैं इसको समेशन लिख देता हूं m1 प्लस m2 अप टू mn। तो इस तरह से अगर इंडिविजुअल पार्टिकल की एक्सेलरेशन दिया है a1 a2 अप टू an और उनके मासेस दिए हैं m1 m2 mn, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये था मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हमने जो डिफाइन किया था बिगिनिंग में सेंटर ऑफ मास को, वही रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं। अब हम सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो मैं इसको इरेज करके पहले आपके लिए न्यूमेरिकल लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल लिख दिया है इरेज करके। 3 masses 3, 4 and 5 kilogram are located at the corners of equilateral triangle of side 1 meter. Find center of mass of this system. आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल मतलब जिसके तीनों साइड की लेंथ इक्वल हो। ये मान लेते हैं ए बी सी। यहां पे मान लेते हैं हम M1 3 किलोग्राम है, M2 4 है और M3 5 है। तो मान लीजिए इस एंड पे आपका यहाँ M1 है, यहाँ पर M2 है और यहाँ पर M3 है। तो आपको सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट चाहिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। वो कब निकलेंगे? कहीं ना कहीं ओरिजिन लेना पड़ेगा। तो मैं इसको x एक्सिस ले लेता हूं एंड इसको y एक्सिस, और इस एंड पे 0 0 ओरिजिन ले लेता हूं। मैंने यहां पर मास m1 लिया है, यहां m2, यहां m3। तो m1 के कोऑर्डिनेट 0 0, x1 y1 0 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये 1 मीटर है तो x तो 1 हो गया और y क्या हो गया? 0। तो 1 0 इसके कोऑर्डिनेट। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये हाफ हो जाएगा। यहां से यहां तक 1 मीटर है तो ये 1/2 मीटर। तो x कोऑर्डिनेट तो 1/2 है। y कोऑर्डिनेट ये कितना होगा? ये निकालना पड़ेगा। मान लीजिए इस पॉइंट को मैं D लिख देता हूं। तो इन ट्रायंगल ABD AD इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ईच साइड इज 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, AB है 1 मीटर तो 1 का स्क्वायर, और BD कितना है? BD है 1/2। क्योंकि ये टोटल 1 है तो ये इसके हाफ आएगा तो 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका अंडर रूट 1 माइनस 1/4, तो ये आ गया अंडर रूट 3/4, तो अंडर रूट 3 और 4 का अंडर रूट 2। तो AD है अंडर रूट 3/2, यानी y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? अंडर रूट 3/2। तो ये आपके x1 y1, मैं x और y कोऑर्डिनेट लिखूंगा पे। ये x1 y1 0 0, x2 y2 1 0, x3 y3 1/2 अंडर रूट 3/2। ओके, तो x इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, आपका x का फॉर्मूला क्या था? m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू mn xn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 अप टू mn। तो ये हो गया। तो m1 क्या है? 3 है, x1 क्या है? 0। m1 3 x1 0 प्लस m2 4 x2 1 प्लस m3 5 x3 1/2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपका सॉल्व करके आ जाता है, ये 4 हो गया, ये 2.5, ये 0, 6.5 डिवाइड बाय 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12। तो ये आ जाता है 0.54। ये आ गया x कोऑर्डिनेट। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट क्या होगा? m1 y1 प्लस m2 y2
प्लस m3y3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 की वैल्यू 3, y1 की ये 0, m2 की वैल्यू 4, y2 0 प्लस m3 5, y3 √3/2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये हो गया 5 √3 होता है 1.732 डिवाइड बाय 5 + 4 9, 9 + 3 12 और ये 2 24। इसको आप सॉल्व करेंगे अगर, तो ये सॉल्व करके आपके आएगा 0.36, ये y आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गए 0.54, 0.36। तो ये आपका आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिए। कई बार हो सकता है आपका आंसर बुक से मैच ना करे, अगर आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्यों, जैसे इस क्वेश्चन का भी मैच ना करे शायद, अगर आपकी बुक में ये आंसर दिया हो तो। कैसे? आपने यहाँ 3 किलोग्राम लिया था m1, इसमें नहीं लिखा m1 m2 m3 किसको क्या लेना है या ओरिजिन कहाँ लेना है, कहीं नहीं लिखा। तो आपने ओरिजिन कहाँ लिया 3 किलोग्राम वाले मास पे। अगर यहाँ आपने 4 किलोग्राम वाला मास लिया होता, यहाँ 3 ले लिया होता, यहाँ 5 ले लिया होता, तो आपकी वैल्यूज चेंज हो जाती, आपका आंसर डिफरेंट आता। तो वो भी सही है, आपके आंसर की वैल्यूज किस पर डिपेंड करती हैं, आप ओरिजिन कहाँ लेते हो। तो आपको घबराना नहीं है अगर आपका आंसर बुक से डिफरेंट आ रहा है, वो उस सिचुएशन में आएगा अगर आपने ओरिजिन किसी डिफरेंट मास पर लिया हुआ है और बुक ने ओरिजिन किसी डिफरेंट मास पे लिया हुआ है। ओके, तो उस सिचुएशन में आपका आंसर बुक से अलग आ सकता है। लेकिन हाँ, आपने भी ओरिजिन वही लिया है और बुक ने भी वही लिया है, और ये दोनों मासेस की भी पोजीशन बुक ने और आपने सेम लिया है, फिर भी अगर आपका अलग आ रहा है तो गलत हो सकता है, या तो आपका गलत होगा या बुक का गलत होगा। फिर सेम आना चाहिए अगर आपने ये सब चीज़ें सेम ली है। तो ये ध्यान रखना, आपने अगर अलग लिया है ओरिजिन बुक से, अलग मास की जगह पर आपने ओरिजिन लिया है, तो आपका आंसर अलग आ सकता है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब मैं आपके लिए सेकंड न्यूमेरिकल लिख देता हूं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। ये है 2 particles of mass 100 gram and 300 gram at a given time have positions 2i cap plus 5j cap plus 13k cap and minus 6i cap plus 4j cap minus 2k cap respectively। इसका क्या मतलब है, रिस्पेक्टिवली वर्ड लग गया, तो जो पहले है पोजीशन वो 100 ग्राम की है और बाद वाली 300 ग्राम की है। एंड वेलोसिटीज 10i cap minus 7j cap minus 3k cap and 7i cap minus 9j cap plus 6k cap रिस्पेक्टिवली। इसका भी क्या मतलब है, ये जो पहले नंबर पे वेलोसिटी दी है 10i cap minus 7j cap minus 3k cap, ये 100 ग्राम मास की है, और बाद में जो दी है 7i minus 9j plus 6k cap, ये 300 ग्राम की वेलोसिटी है। तो फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो स्टूडेंट्स, ये जो पहले हमने न्यूमेरिकल किया था, इसमें कोऑर्डिनेट्स दिए थे x1 y1 x2 y2 x3 y3। इसमें पोजीशन वेक्टर दिए हैं, ये m1 m2 r1 r2 v1 v2। तो m1 है 100 ग्राम यानी 0.1 किलोग्राम, m2 है 300 ग्राम यानी 0.3 किलोग्राम, r1 दिया हुआ है, जो पहले नंबर पे पोजीशन है वो 100 ग्राम की है, क्योंकि यहाँ रिस्पेक्टिवली वर्ड आ गया, तो इसका मतलब ये इसकी पहली पोजीशन है और बाद वाली पोजीशन जो दूसरे नंबर पे मास 300 ग्राम दिया है उसकी है। तो ये हो गया 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप, और वेक्टर r2 m2 का पोजीशन वेक्टर है,
माइनस 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, माइनस 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। इसी तरह से वेलोसिटी m1 की ये है, m2 की ये है। तो v1 है 10i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप एंड v2 है 7i कैप माइनस 9j कैप प्लस 6k कैप। अब आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है सेंटर ऑफ मास का, वेलोसिटी निकालनी है सेंटर ऑफ मास की। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, वेक्टर्स वाला जो फॉर्मूला है, हमने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो अभी टॉपिक किया था उसमें था वेक्टर r इक्वल टू, इसमें दो ही पार्टिकल हैं तो m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो वेक्टर r इक्वल टू m1 की वैल्यू 0.1, r1 की वैल्यू 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप प्लस m2 की वैल्यू 0.3, r2 की वैल्यू माइनस 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये आपका आ गया। तो ये क्या होगा आपका, किसके इक्वल होगा, 0.1 और दोनों तरफ ये 0.1 प्लस 0.3 आ जाएगा 0.4। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं पहले। तो ये आपका आ गया 0.2i कैप प्लस 0.5j कैप प्लस 0.1 इंटू 13 1.3k कैप, फिर ये माइनस 1.8i कैप और ये हो जाएगा प्लस 1.2j कैप माइनस 0.6k कैप डिवाइड बाय 0.4। मैं ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो नीचे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऊपर क्या होगा 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप माइनस 18i कैप एंड प्लस 12j कैप माइनस 6k कैप। तो ये आ गया आपका 2 माइनस 18 माइनस 16i कैप, 5 प्लस 12 17j कैप, 13 माइनस 6 7k कैप डिवाइड बाय 4। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर आ गया ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला क्या था आपका, ये था m1v1 प्लस m2v2 बाय m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू 0.1, v1 की वैल्यू है 10i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप प्लस m2 की वैल्यू है 0.3 और v2 की वैल्यू है 7i कैप माइनस 9j कैप प्लस 6k कैप डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने इससे पहले सॉल्व किया था। जैसे इसको सॉल्व किया था ऐसे ही इसको भी सॉल्व करोगे। और ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, ये आपका आएगा 10 प्लस 21 31i कैप, फिर इसी तरह से ये -7 और -27 -34j कैप एंड ये -3 प्लस 18 तो प्लस 15k कैप डिवाइड बाय 4। इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने
दो टाइप के न्यूमेरिकल तो कर दिए, एक जिसमें कोऑर्डिनेट्स दिए हों और दूसरा जिसमें पोजीशन वेक्टर दिए हों। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सेंटर ऑफ मास के कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा और कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में सेंटर ऑफ मास हम जो भी गिवन बॉडी होगी उसका कैलकुलेट करेंगे, पोजीशन फाइंड आउट करेंगे सेंटर ऑफ मास की। तो तब तक जो आज आपने पढ़ा है क्लास में उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, लिख के देखिए और नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर कीजिए अपने आप को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।